नाउ हेलो, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू द चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी आप जो चिंता ना करें, आप इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें। तो मैंने इसकी ज़रूरत समझी, मैंने देखा कि जो है यूट्यूब पर खासकर इसके जो हैं कम जो हैं इतने बड़े जो हैं किसी ने विस्तार से जो है इस पर बातचीत की होगी। तो थोड़ा सा हम इसको विस्तार पर इसकी जो है चर्चा करने की कोशिश करेंगे, और जो पॉइंट्स हैं उनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है एक मल्टीलेटरल फॉरम है, या कहें एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या हम इसे ट्रेड यूनियन भी कह सकते हैं। तो ट्रेड यूनियन जो है एक तरीके का एक यूनियन बन जाता है। ट्रेड यूनियन तो आप समझते हैं, ट्रेड मतलब व्यापार। तो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन जो है ये एक तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मिल करके कुछ कंट्रीज जो हैं वो बनाती हैं इसको, और फिर आपस में एक दूसरे को आदान प्रदान या कहें कोऑपरेशन करती हैं एक दूसरे के साथ, और फिर साथ में जो उनके कॉमन इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस करते हुए पॉलिसी के थ्रू, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू वो अपनी ग्रोथ को जो है वो सस्टेन करती हैं, उसको स्टेबल बनाती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो यही जो है ट्रेड यूनियन का मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है। और अगर हम बात करें कि जो दुनिया की सबसे जो ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियंस हैं, तो उनमें से यूरोपियन ट्रेड यूनियन जो है वो एक सबसे ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन जो है मानी जाती है। हालांकि ऐसी आपको और भी ट्रेड यूनियंस जो हैं इंटरनेट पे बहुत मिल जाएंगी, आप स्टडी कर सकते हैं कि वो किस किस तरीके से काम करती हैं, उनकी पॉलिसीज़ जो हैं क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उनके गोल, उनके थीम्स क्या हैं। ठीक है जी। तो इसको हम लेमेंस टर्म में हम कह सकते हैं कि एक तरीके का ट्रेड यूनियन है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इसको एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्यों कहा गया है। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रीज़ यहाँ पर हैं जिनकी प्रॉक्सिमिटी या कहीं जिनकी क्लोजनेस जो है एशिया जो पैसिफिक जो ओशन है, पैसिफिक ओशन के आसपास की जो कंट्रीज है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, और इसी तरीके से 21 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। शुरुआत में जो है इतनी नहीं थी, शुरुआत में कम थी, बाद में ये 21 जो हैं कंट्रीज़ होती हैं, और ये एक दूसरे को टेक्निकल जो है मदद करती हैं। एक से दूसरी कंट्री में लोग ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं। ठीक है, फिर वो ट्रेनिंग में जो है उसमें एक्सपर्टीज़ करके वापस लौटते हैं ट्रेंड हो करके, और फिर जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग को जो है प्रमोट या कहें उसको एनहांस करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जो है, अच्छा बात यह है कि एशिया पैसिफिक जो इसको क्यों नाम दिया। एशिया पैसिफिक का मतलब है कि जो पैसिफिक ओशन है उसके जितने भी उसकी क्लोज्ड जो उसकी जो क्लोज जो इकॉनमीज़ हैं, जो कंट्रीज़ हैं, इसलिए उन्हें एशिया पैसिफिक रीजन्स भी कहा जाता है। या आपने ऑलरेडी शायद पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर इसलिए इन्हें कहा गया है द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें 21 कंट्री हैं करंटली। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगभग जो भी हम इंडिया में पढ़ते हैं तो भारत उसमें कहीं ना कहीं संबंधित होता है। तो स्टूडेंट्स समझते हैं, जैसे एग्ज़ाम में आ गया कि भाई भारत APEC का मेंबर कंट्री है कि नहीं है, तो बहुत से लोग मतलब नहीं जानते होंगे। तो वो जैसे WTO के संदर्भ में है, WTO भारत इसका हिस्सा है, ठीक है, पार्ट है, बट यहाँ पर APEC का पार्ट नहीं है। इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है। बट फिर भी ये जो है हम इसको UPSC के सिलेबस में हम इसको देखेंगे, पढ़ते हैं हम इसको, क्लासेस होती हैं इस पर। और इसी तरीके से UGC नेट जो हमारा है, UGC नेट में भी हम इसके रिलेटेड जो है इससे संबंधित क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो इसलिए बहुत से कैंडिडेट्स को, बहुत से लर्नर्स को ऐसा लगता होगा कि भाई APEC का हिस्सा भारत रहा होगा। तो मैं बता दूं कि भारत जो है APEC का ना तो हिस्सा कभी रहा है, मेंबर कंट्री रही है, न ही इसका करंटली 21 देशों में से भारत कोई भी जो है इसका मेंबर नहीं है। नाउ ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। तो APEC जो है वो ऑस्ट्रेलियन इनिशिएटिव है,
जो कि 12 रीजनल जो जो मिनिस्टर्स हैं, रीजनल का मतलब डिफरेंट डिफरेंट 12 मिनिस्टर्स मीन्स लीडर्स थे जिन्होंने इसको कैजुअल एक मीटिंग कंडक्ट की और फिर 1918 में इसका गठन कर दिया। तो इसका जो मेन जो जो इसका ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव इसका सॉरी मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा नीचे, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव इसका था, ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि किसी तरीके से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है प्रमोट किया जा सके और जो भी कंट्रीज जो हैं जिनके कॉमन इश्यूज हैं उस पर आकर के वो जो है इसका एज ए मेंबर जो है वो डिस्कस करें। डिस्कस करने के बाद जो है वो उस पर पॉलिसी एक फॉर्म करें, पॉलिसी ड्राफ्ट करने के बाद फिर एक टारगेट सेट कर देते हैं 5 साल का 10 साल का, ठीक है। तो फिर आगे वो उसी पर उस पॉलिसी के उस बेसिस पर आगे बढ़ते हैं और फिर पैरेलली जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अचीव करने की उस स्टेशनरी पोजीशन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अपने सेट ऑफ रूल्स हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं, तो मेंबर कंट्रीज़ को जो हैं वो क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं, उनका उसके ऊपर उन्हें बाध्य हैं मानने के लिए मेंबर कंट्रीज़। तो भारत के लिए भी हैं वो, बट यहाँ पर APEC जो है एक वॉलंटरीली काम करने वाली एक मल्टीलेटरल फॉर्म है। मल्टीलेटरल का मतलब है कि 21 कंट्रीज़ में से सारी सबके साथ एक ही समस्या तो नहीं होगी। जैसे चाइना है, अब चाइना इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, तो वो दुनिया में लगभग सभी कंट्रियों में जो है चाइना का जो है इंपोर्ट होता है, चाइना का एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, सभी के साथ उसका इंटरनेशनल ट्रेड है। भारत में भी बड़ी तादाद में जो है, भारत में सारी चीज़ें लगभग जो है हाउस होल्ड जो इक्विपमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, हाउस होल्ड अप्लाइंसेस हैं, चाइना मेड हैं। फ़ोन चाइना मेड है, मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ चाइना मेड है, एयर कंडीशनर, लाइटिंग, लैपटॉप, कंप्यूटर, एवरीथिंग जो है चाइना मेड है। तो ऐसा तो नहीं है कि 21 कंट्री जो हैं सारी एक ही अपनी प्रोडक्शन रिलेटेड या फिर इकोनॉमिक रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, सफ़र कर रही हैं। तो उसमें से क्या होता है कि कुछ जो जिनके कॉमन इश्यूज होते हैं वो अपना एक अलग से एक ग्रुप बना लेती हैं, बट उसका मेंबर होना उनमें ज़रूरी है। तो यहाँ पर APEC में क्या होता है, फिर ये अपनी एक पॉलिसी फॉर्म करते हैं और उस पॉलिसी के ड्राफ्ट करने के बाद उस पॉलिसी पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और उन प्रॉब्लम्स को जो कॉमन इश्यूज हैं उसको वो रिड्यूस, एलिमिनेट, कर्टेल करने की कोशिश करते हैं। तो वॉलंटरी है, वॉलंटरी का मतलब है कि स्वैच्छिक, मतलब स्वैच्छिक है कि वो आगे आएंगे, उसके लिए कोई बाधा नहीं है कि भाई तुम्हारी, अगर मान लीजिए कि अगर कोई उसमें एक भी इकॉनमी, एक भी कंट्री ऐसी है जो कि उसको नहीं इसमें पार्ट लेना है, तो ये स्वैच्छिक है। ऐसा नहीं है कि WTO की तरह कि भाई आपको 2% लेना है तो लेना ही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो ये WTO और इसके APEC के बीच में ये बड़ा जो है एक अंतर है। नाउ इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अभी तक हमने एक बात की, हमने वैसे एक आइडिया लेने के लिए अब इस PDF के मदद से जो है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि क्या है। द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC फोरम इज एन ऑस्ट्रेलियन इनिशिएटिव. It was established at an informal meeting of 12 regional ministers in Canberra in 1989. जैसे मैंने बताया 1989 में जो 12 जो लीडर्स हैं, रीजनल लीडर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो क्या करते हैं कि एक कैजुअल जो है एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं और वहाँ पर इसका गठन करते हैं। गठन करने का मुख्य ऑब्जेक्टिव यही होता है कि भाई इस तरीके से जो है यहाँ पर ट्रेड में जो है, इंटरनेशनल ट्रेड में, एशिया पैसिफिक रीजन्स में स्पेशली वहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं, डेफिशिएंसीज हैं, तो उनको दूर किया जाए, उनके लिए कुछ काम किया जाए ताकि यहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल हो सके, वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सके आगे। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रमोट ए सेंस ऑफ कम्युनिटी विद इन द एशिया पैसिफिक, तो एक जो है कम्युनिटी बनाने की उन्होंने कोशिश की है यहाँ पर। जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वो एक साथ में आ गई, तो ये जो है एक उसका हिस्सा बन गई, एक रीजन इन्होंने डेवलप कर लिया। जैसे कि जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन ट्रेड यूनियन है, वो वर्ल्ड की सबसे
ओल्डेस्ट कुछ ट्रेड यूनियंस में से वो एक है, ठीक है जी। तो वो क्या करती हैं कि अपनी मेंबर कंट्रीज़ में उनको कोई अलग से वीज़ा नहीं लेना होता है। जैसे किसी को जो है किसी एक यूरोपियन कंट्री से दूसरी यूरोपियन कंट्री में जॉब लगी है तो उसको कोई एक्स्ट्रा कोई अलग से एडिशनल वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, तो वो वहाँ पर जा सकता है, आ सकता है। तो उसके लिए क्या होता है कि वो ट्रेड जो लेबर की जो मोबिलिटी है उसको वो ज़्यादा बढ़ा देता है। तो उससे क्या होता है, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है, उससे डाइवर्सिटी को भी जो है बूस्ट मिलता है। और उससे जो है जैसे किसी कंट्री में आपके पास, जैसे भारत लेबर इंटेंसिव है, भारत में लेबर की कोई कमी नहीं है। नए नए लड़के 10-10 12-12 हज़ार में जो काम 1-1 2-2 लाख रुपए का है उसको 15-15 हज़ार रुपये में हमारे नौजवान करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जैसे अब यहाँ पे नहीं है, अब मान लीजिए भारत किसी और देश का हिस्सा है या किसी ट्रेड यूनियन का हिस्सा है, तो वो वहाँ जाकर वो प्राप्त कर सकता है, बट हमें वीज़ा चाहिए। अब वीज़ा अगर हमें चाहिए तो वो क्या होता है, लेबर की मोबिलिटी को जो है वो क्या कर देता है, लिमिट कर देता है। तो अवर लेबर आर जस्ट कन्फाइंड टू द इंडियन मार्केट। तो इंडियन मार्केट के लिए ही जो है वो बाध्य हो जाते हैं, भाई जैसा भी है वट एवर पॉसिबल वो यहीं करेंगे। तो ये जो है लेबर की जो मोबिलिटी है उसको भी बढ़ाता है ट्रेड यूनियन। आते हैं अब आगे। इट हैज सिंस डेवलप्ड इनटू द रीजन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल फोरम, मेकिंग एन इंक्रीजिंग वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू रीजनल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। तो जैसे मैंने कहा कि बिजनेस फैसिलिटेशन करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वो एक दूसरे की मदद करके उस चीज़ को हम टेक्निकल वे में भी आगे समझेंगे जैसे जैसे हम नीचे उतरेंगे पीडीएफ में। तो ये इसका मेन उद्देश्य जो है ये रहा है, ठीक है जी। तो ये इसका एक इंट्रोडक्शन है। अब हम आगे चलते हैं मिशन पे। इसका मिशन क्या है? APEC इज़ द प्रीमियर Asia Pacific Economic Forum. Its primary goal is to support sustainable economic growth and prosperity in the Asia Pacific region, to build a dynamic and harmonious Asia Pacific community by championing free and open trade and investment, promoting and accelerating regional economic integration, encouraging economic and technical cooperation, enhancing human security, and facilitating a favorable and sustainable business environment. तो देखिए यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रोटेक्शनिज्म की जो थ्योरी है, आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ, आशा करता हूँ कि यू माइट हैव ऑलरेडी स्टडीड द थ्योरी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंसेस। तो आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंसेस में कि जो प्रोटेक्शनिज्म है वो कैसे डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है, जो देशी व्यापार है, देशी जो प्रोडक्शन है उसको वो कैसे सेफ गार्ड देता है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करता है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव मार्केट से। तो उसमें क्या होता है कि उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं हालांकि, ठीक है। तो जैसे कि 1991 से पहले हम भारत को देखें तो भारत उससे पहले जो है एक देसी जो है एक प्रोडक्शन हुआ करती थी, जिसको फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नियो लिबरल की पॉलिसी बना करके उसको जो है मुक्त व्यापार नीति में जो है बदल दिया, ठीक है जी। तो होता क्या है कि फिर जो उससे पहले का 1991 में जो 1991 से पहले क्या होता था कि कोई चीज़ जो है आपको मंगानी भी है तो उस पर इतनी ज़्यादा ड्यूटीज़ हैं, उतनी ज़्यादा उस पर टैक्स इतना ज़्यादा है कि वो टैक्स जो है इतना ज़्यादा है कि आदमी क्या करेगा कि जो देसी प्रोडक्शन है उसी को खरीदने के लिए बाध्य होगा। क्योंकि प्रोटेक्शनिज्म जो है वो क्या होता है कि वो दो फॉर्म में काम करता है जनरली, एक होता है टैरिफ बैरियर्स और दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो ये आपने शायद ऑलरेडी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो एक बार आप ज़रूर उस पर आप ध्यान दे लें, एक बार निगाह मार लें उस पर, तो आपको समझ आ जाएगा। नॉन टैरिफ बैरियर्स में जो है प्रोटेक्शनिज्म के कुछ और जो हैं वो लगाए जाते हैं नियम कानून, और जो टैरिफ बैरियर्स हैं उसमें क्या होता है कि कुछ परसेंटेज होती है वो टैक्स उस पर ड्यूटी के रूप में जो है लगा दिया जाता है, टैक्स के रूप में ड्यूटी लगा दी जाती है। और फिर जो है जब टैक्स जब ज़्यादा इतना होगा तो उस पर क्या होगा, कम लोग खरीदेंगे। जब कम लोग खरीदेंगे तो वो जो बचे हुए लोग हैं, जो रेस्ट ऑफ दी जो कंज्यूमर की जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या करेंगे, वो बाध्य हो जाएंगे देसी
प्रोडक्शन को खरीदने के लिए, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना ज़्यादा जो है टैक्स दे सकें। तो क्या होगा कि भाई अमेरिकन मेड ना खरीद करके वो क्या करेंगे, इंडियन मेड खरीदेंगे। तो हालांकि इंडिया का जो है कुछ सिस्टम कुछ और है। इंडिया का जो है लगभग जो है लार्ज जो हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हाउस होल्ड में अप्लाइंसेस हैं या फिर जो भी मैं अपने इस लाइब्रेरी में यूज़ कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें चाइना मेड की हैं। और लगभग मैंने पढ़ा है उनके ऊपर, जैसे मेरे पास प्रिंटर है, मेरे पास कंप्यूटर है, लाइट है, कैमरा है, एंड जो भी मैं ये पैड वगैरह यूज़ कर रहा हूँ वो सब जो है लगभग चाइना मेड है। कोई इक्का दुक्का कोई हो सकती है, ठीक है, जो कि इधर उधर कोई दूसरी कंट्री में बनी होगी। तो लगभग जो है चाइना ने एक जो है कंपटीशन दिया है इंडिया को, बट फिर भी जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी देसी जो है प्रोडक्शन का पार्ट है। देसी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है हमारी, ठीक है। तो लगभग हर चीज़ जो है चाइना से इंपोर्ट होती है। तो कहने का मतलब ये है, चाइना हमारा जो है आज टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यहाँ पर इसका जो मिशन है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जाए मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, किसको, इंटरनेशनल ट्रेड को। तो अब होगा क्या कि जैसे 21 कंट्रीज़ APEC की मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो उनके बीच में क्या होगा, जो टैरिफ बैरियर्स हैं या नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, जो प्रोटेक्शनिस्ट सिस्टम है, उनको हटा करके मार्केट को कॉम्पिटिटिव बना दिया जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि जो कंज्यूमर है उसको लेस प्राइस पे, ज़्यादा कंपटीशन होगा तो प्राइजेस कम होंगे। जब प्राइजेस कम होंगे तो वो किसके फेवर में होगा, वो स्थानीय लोगों के फेवर में होगा, क्योंकि उनको ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो प्राइजेस जो हैं ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, कम होंगे, कम निर्धारित किए जाएंगे, ठीक है। तो उस तरीके से तो ये इसके कुछ मिशन है कि किस तरीके से प्रमोट किया जाए, एक्सेलरेट किया जाए और पॉलिसी बना करके, और फिर कैसे जो है एक स्टेशनरी पोजीशन को कैसे एक सर्टेन टाइम फ्रेम में उसको कैसे अचीव किया जाए। नाउ इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर जो है इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो है वो किस तरीके से काम करती है, एग्जीक्यूशन करती है, ठीक है। उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ और सब्सिडरी बॉडीज़, जैसे WTO है या यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन में भी अपनी सब्सिडरी बॉडीज़ होती हैं, एड हॉक कमिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे मैंने एक डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश की है कि APEC का जो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो बोर्ड है, जैसे जो लीडर्स हैं, फिर उसके नीचे जो है आती हैं मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होती हैं, फिर उसके बाद सेक्रेटेरिएट जो है वो ऑफिशियल्स लोग होते हैं, फिर उसके नीचे जो है कमेटीज़ होती हैं, फिर कमेटीज़ यहाँ पे इसके नीचे फिर हमारा सब्सिडरी बॉडीज़ आ जाती हैं। ये आपने यूनाइटेड नेशन में भी स्टडी किया होगा कि उसकी कुछ सब्सिडरी बॉडीज़ होती हैं, जैसे टेररिज्म को काउंटर करने के लिए उन्होंने जो है एक सब्सिडरी बॉडी बनाई, ठीक है। तो वो टेररिज्म को देखती है, उस पर निगाह रखती है, इस तरीके से। तो उसकी जो है उसकी कुछ एड हॉक कमिटीज़ होती हैं, जो कि टाइम पर जब भी उनका रिक्वायरमेंट होता है उनको सेटअप किया जाता है, ताकि एक ऑब्स्टेकल आ गया है या फिर एक रुकावट आ गई है किसी भी वजह से, उसको काउंटर करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए। तो यहाँ हम APEC के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो पहले इस फिगर को ही हम एक बार देख लेते हैं, फिर हम इसकी थ्योरी पर बात करेंगे। यहाँ पर लीडर्स हैं, लीडर्स हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो लीडर्स कौन है, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो उनकी एक मेन जो है यहाँ पर एक मीटिंग होती है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें होस्टिंग जो है जो मेंबर कंट्रीज है, जैसे APEC में 21 मेंबर्स हैं, ऑलरेडी हमने स्टडी किया ऊपर। तो ये जो 21 जो इकॉनमीज़ हैं इसकी APEC की, तो उसमें से किसी एक को जो है वो होस्टिंग कंट्री बनाते हैं और फिर वहीं पे अपनी मीटिंग्स को वो रखते हैं। और ये मीटिंग्स जो है 1 या 2 दिन में नहीं, ये काफ़ी 10-10 15-15 दिन जो है चलती हैं। जैसे अभी कहाँ चल रही है, जो 2024 में
जो इसकी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जो मीटिंग्स हैं वो कहाँ हो रही हैं, पेरू में हो रही हैं। तो पेरू में 2024 हो रही हैं। तो उससे पहले इन्होंने 2016 में भी यहाँ पर APEC की मीटिंग्स हुई थी। ठीक है, और जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जो इनका कैलेंडर है उससे आप जो है उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट है कि ये जो है इस तरीके से काम करती हैं, और फिर वहाँ पे लीडर्स की मीटिंग होती है, सब लोग जाते हैं। और इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि लोग अपनी रीजनल ड्रेसेस में भी जा सकते हैं। जैसे किसी के यहाँ पर पहनने का जो है कुर्ता पैजामा होता है, कहीं पे ऐसा नहीं है कि इसमें पूरा जैसे और ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे आपने यूनाइटेड नेशंस में देखा होगा सब लोग कैसे टाई वाई लगा के बैठे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का रीजनल ड्रेसेस का भी एक जो है इनका एक अपना मान्यता है कि भाई आप अपनी रीजनल ड्रेसेस में भी आ सकते हैं, क्योंकि फ्रीडम है, फ्लैक्सिबिलिटी है। जो WTO है, WTO में क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अपने कि भाई इतना परसेंट आपको करना पड़ेगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल आपको एकदम लीनियंसी है, एकदम फ्रीडम है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि भाई आप जो है जिसका भी कॉमन इश्यूज है वो अपना एक सब ग्रुप बना सकता है, सब ग्रुपिंग कर सकता है, पॉलिसी अपने लिए बना सकता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज़ के लिए बाध्य है, कंपेल्ड है, कंपल्शन में है कि भाई उतना उसको मानना ही पड़ेगा अगर आप मेंबर इकॉनमी हो तो। ठीक है जी। हाँ, हम फिगर पे बात कर रहे थे। तो इसके यहाँ सबसे पहले जो है ये कंट्री के हेड होते हैं जो अलग अलग उसमें जो होस्टिंग इकॉनमी होती है वहाँ पर जाते हैं, फिर उनकी मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, तो पेरू में 25 अगस्त तक ये मीटिंग चलेगी। आज हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर को, तो ये 21 अगस्त है। इसके बाद जो है फिर इनकी मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग्स होती हैं। ये APEC बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल है। तो सारा मतलब जो नीचे का जो ये जो फिगर है इसमें आप देखेंगे तो सारे इनके नीचे ही आ रहे हैं अंडर लीडर्स मीटिंग्स। तो हेड ऑफ द कंट्री जो है वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर पावरफुल है, वही जो है मेन जो मीटिंग्स हैं वही कंडक्ट करते हैं, वही डिसीजन लेते हैं। क्या होगा फिर वो नीचे हायरार्की में धीरे धीरे नीचे उतरती हैं चीज़ें, जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। जैसे डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ होती हैं, तो ये इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ वगैरह हैं जो डिसीजन लेती हैं। फिर उसके बाद जो है एग्जीक्यूटिव वगैरह होती हैं जो ऑफिशियल सेक्रेटेरिएट लेवल्स पे होती हैं। तो यहाँ पर मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स हैं, सेक्टोरियल मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग है, फाइनेंस डेप्यूटीज मीटिंग्स हैं। फिर उसके नीचे यहाँ पे हमारा ये जो हिस्सा है यहाँ पर हमारा नीचे आ जाता है APEC के सेक्रेटेरिएट, मीन्स जो ऑफिशियल जो लेवल होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर ये लोग जो हैं अपनी अपनी अलग अलग उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कमेटीज़ वगैरह बनाते हैं। जैसे बजट है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, उसको जो है उसका एनालिसिस करना, डेटा जो है वो प्रोसेस करना कि भाई कितना जो है इफ़ेक्टिव रहा कौन सी पॉलिसी। यहाँ पे ये इकोटेक मतलब ये जो है टेक्निकल सपोर्ट के लिए होता है, बिजनेस फैसिलिटेशन, इकोनॉमिक कमिटी है। फिर उसके नीचे यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर ये सब्सिडरी बॉडीज़ हैं जो APEC की जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे यूनाइटेड नेशन में शायद आपने इसमें पढ़ा हो विस्तार से, मैं ऐसा मानता हूँ। तो उसमें सब्सिडरी बॉडीज़ होती हैं। सब्सिडरी बॉडीज़ का काम होता है कि वो जो है एक जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए कि हम यूनाइटेड नेशन के ही संदर्भ में बात करें तो इन्होंने अपनी कुछ सब्सिडरी बॉडीज़ रखी हैं। उनमें से एक सब्सिडरी बॉडीज़ जो है वो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए बनाया गया। ठीक है, तो ये सब्सिडरी बॉडीज़ हैं। अब सब्सिडरी बॉडीज़ जो हैं वो उनमें फिर अपने अपने क्या होते हैं, उनमें अपने अपने एडहॉक सिस्टम होते हैं, एडहॉक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। तो जैसे कि टेररिज्म को काउंटर करने में जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई डिफ़िकल्टीज कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए क्या होता है, एडहॉक एक कमेटी का गठन कर दिया जाता है। तो उस कमेटी का काम क्या होता है, उन ऑल ऑफ द सडन जो चीज़ें आ गई हैं सामने, उन चीज़ों को हैंडल करके फिर पॉलिसी को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना, या फिर जो ऑपरेशन जो प्रोसेस में है उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना। तो एडहॉक का मतलब यही होता है। ठीक है जी। तो उसके नीचे फिर ये जो हैं लोग यहाँ पे सब्सिडरी बॉडीज़ हैं
ये सब्सिडी बॉडीज़ में जो है हमारी डिजिटल इकोनॉमी स्टीयरिंग ग्रुप अदर देन AIDER, सब कमेटी ऑन स्टैंडर्ड्स एंड कॉन्फॉर्मेंस, फिर यहाँ पर SOM स्टीयरिंग कमेटी ऑन इकोटेक, ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप, एनर्जी वर्किंग ग्रुप है, एंटी करप्शन एंड ट्रांसपेरेंसी वर्किंग ग्रुप। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, ये सारी चीज़ें एड हॉक इनको संभालता है। तो उसमें सब्सिडरी बॉडीज़ को जो है APEC में, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन में, इसको कहा जाता है सब फोरा। ठीक है जी, सब फोरा ये है इस तरीके से, और आप इसको देख लेंगे अच्छी तरीके से। नाउ अब इसको इस थ्योरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। फिगर हमने देख लिया। नाउ APEC स्ट्रक्चर मेक्स इट यूनिक अमॉन्ग्स ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स. Unlike the WTO, which is a rules-based organization with trade, dispute enforcement powers, APEC uses consultation, consensus building, correct, to make progress. Policies agreed to at APEC meetings are adopted voluntarily, and information sharing between member economies and with the public is an important feature. तो यहाँ पर important चीज़ ये है कि जो WTO है और जो हमारा APEC है, ये इनमें जो मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है, ये APEC जो है एक वॉलंटरीली इसमें काम करने का एक फ्लेक्सिबिलिटी है, एक फ्रीडम है। बट WTO में आप ऑलरेडी जानते हैं कि जैसे मैंने बताया APEC का हिस्सा कभी इंडिया ना था, ना अभी करंटली जो इकॉनमीज़ हैं मेंबर कंट्रीज़ APEC की, उसमें इंडिया नहीं है। बट WTO का पार्ट है, तो WTO की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं उनके, तो उनका आपको हिस्सा बनना ही बनना है। जैसे एक 2% का इसमें हिसाब होता है कि 2% ट्रेड जो है वो इसके थ्रू ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसका आपको हिस्सा बनना पड़ेगा। बट APEC में ये क्या होता है, वॉलंटरीली आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको पॉलिसी में आना है कि नहीं आना है। इसमें क्या है कि जैसे म्यूचुअल कॉमन इश्यूज हो गए, कुछ 21 कंट्री हैं, मान लीजिए कि इसमें कुछ सारी कंट्रीज की समस्या एक जैसी तो नहीं हो सकती है, चाइना की या अमेरिका की या कोरिया की या इसमें दारुसलेम या फिर पपुआ गिनी, इस तरीके की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो इनकी अपनी अपनी अलग प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें ये लोग अपना एक सब ग्रुपिंग कर सकते हैं, सब सेट कर सकते हैं, और जैसे इनकी और इनकी या इन तीनों की एक समस्या है तो ये अपनी एक सब ग्रुप बना के उस पर पॉलिसी पे काम कर सकते हैं। फिर इनकी और इनकी एक अलग हो गई, ये अपना अलग ग्रुपिंग करके काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करते हैं। वॉलंटरीली आप अपने आप इसमें अप्रोच कर सकते हैं कि भाई मुझे इसका पार्ट होना है कि नहीं होना है, बट WTO में ऐसा नहीं है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। नाउ APEC's की डिसीजंस आर मेड एट ए सीरीज ऑफ एनुअल मीटिंग्स। तो इसकी एनुअल मीटिंग्स होती हैं। दी APEC लीडर्स एंड मिनिस्टर मीटिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन दी APEC कैलेंडर आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जो भी आपको अपडेट चाहिए। अदर मीटिंग्स हेल्ड थ्रू आउट द ईयर are aimed at preparing issues for decision by the leaders as well as at carrying out directions issued by leaders in previous years. There are regular meetings of APEC ministers of education, energy, environment, sustainable development, finance, fisheries, human resources development, science and technology, small and medium enterprises, telecommunications, trade, tourism and transportation. तो होता क्या है देखिए इसमें कि एक तो लीडर्स की मीटिंग हुई, जैसे कि पेरू में अभी चल रहा है 25 अगस्त तक ये मीटिंग्स चलेगी। तो सबसे पहले तो ये लीडर्स ही जो हैं यहाँ पर डिसाइड करेंगे। ठीक है, फिर नीचे जो हैं और अदर ब्रांचेस हैं, तो मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी। फिर उसके बाद जब मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी तो वो आपस में अपने डिस्कशन करेंगे। फिर उसको नीचे वो जो है ऑफिशियल मीटिंग्स होंगी। ठीक है, ऑफिशियल मीटिंग्स वगैरह में जो है उसमें क्या होगा, वो लोग उसको फिर आगे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, प्लानिंग करेंगे भाई किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना है, वो सारा चीज़ वो उनका काम है। मीन्स जो डेटा वेटा पे काम करेंगे वो सब चीज़ें हैं उसके अंदर। ठीक है, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज, जैसे हमारी भी 40-50 मिनिस्ट्रीज हैं इंडिया में। हमारी टेलीकम्युनिकेशन है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज है, एंड टूरिज़्म है, टेलीकम्युनिकेशन है, रोड ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे मिनिस्ट्रीज़ है, फाइनेंस मिनिस्ट्रीज़ है। ठीक है जी, तो इस तरीके से फिशरीज़ है।
तो ऐसे जो है अलग अलग मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग्स हैं, फिर आगे वो फिर ऑफिशियल मीटिंग्स में बदल जाता है, फिर वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, जैसा हम यहाँ इसके फिगर में भी देख पा रहे हैं। करेक्ट। तो APEC senior officials meet 3 or 4 times throughout the year to oversee the work of APEC to prepare for leaders meeting and respond to directions set by leaders in earlier meetings. The senior officials meeting SOM are 3 overarching committees and 23 working groups and subject. तो यहाँ पर जो मिनिस्टर लेवल की जो मीटिंग्स हैं वो थ्रू आउट द ईयर 4-5 बार चलती रहती हैं, ठीक है। फिर जो मेन जो लीडर्स की होती है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो लीडर के लेवल की जो मीटिंग है ये साल में एक ही बार होती है। जैसे इस बार पेरू में हो रही है तो नेक्स्ट टाइम दूसरी कंट्री में होगी, उसको होस्टिंग कंट्री सेलेक्ट किया जाएगा, फिर वहाँ पर ये सारी चीज़ें चलेंगी। नाउ APEC has a number of different groups working in the areas of trade and investment liberalization and facilitation and economic and technical cooperation. Committees, ad hoc groups, expert groups and working groups are known individually as a forum and collectively as a fora. तो इसको individually जो है इसको जो है क्या कहा गया है, फॉरम कहा गया है, बट कलेक्टिवली जब सारी कंट्रीज मिलकर के जो है अपना कलेक्टिवली इसमें जो है वर्किंग ग्रुप बनता है तो उसको क्या कहा जाता है, सब फोरा कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप ग्रुप के अंदर भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, सब ग्रुपिंग कर सकते हैं, और फिर उसके अंदर आप अपना एडहॉक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं टू टैकल टू हैंडल ए स्ट्रेंज काइंड ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है। तो इस तरीके से सब फोरा, ये ए थोड़ा स्पेस इसमें एक ज़्यादा हो गया ना। फॉर एपेक वर्किंग ग्रुप्स आर ऑफिशियल्स लेवल टू परस्यू APC's गोल ऑफ फ्री एंड ओपन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एट द सेक्टरल लेवल, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आएगा। स्ट्रक्चर इसका हमने देख लिया, ठीक है। इसमें कोई भी अगर आपको वो चीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नाउ इसका मेंबर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। मेंबर्स इसके जो हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें 21 मेंबर्स हैं। सो APEC मेंबर्स इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनाई दारुसलम, करेक्ट, एंड कनाडा, चिली, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रशिया, सिंगापुर, चाइना, ताइपी, थाईलैंड, USA एंड वियतनाम। तो इस तरीके से इसकी ये 21 मेंबर कंट्रीज़ हैं या कहीं मेंबर इकॉनमीज़ हैं। तो इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेंबर कंट्रीज़ में, ये सारे मिलकर तो करते ही हैं, वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि एवरी ईयर वन ऑफ द 21 APEC मेंबर इकॉनमीज प्लेज होस्ट टू APEC मीटिंग्स एंड सर्व्स एज द APEC चेयर। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि भाई सब लोग जो हैं एक होस्टिंग कंट्री जो है चुनते हैं, फिर वो जो है वहाँ पर जा कर के हर साल मीटिंग करते हैं। तो 2024 में जो हो रही है मीटिंग उसमें पेरू है ये होस्टिंग कंट्री, वहाँ पर ये हो रही है, 25 अगस्त तक चलेगी। नाउ द APEC होस्ट इकॉनमी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेयरिंग द एनुअल इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग, selected ministerial meetings, senior officials meetings, the APEC Business Advisory Council and APEC Study Centers Consortium, and also fills the executive director position at the APEC Secretarial। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि सारे लेवल की जो ऊपर हमने ये जो डायग्राम जो फिगर हम देख रहे हैं यहाँ पर जितने लेवल की जो ये मीटिंग्स हैं ये सारी जो हैं होस्टिंग कंट्री में ही सारी जो है डिस्कस होती है हर लेवल की। फिर उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पोजीशन इज फिल्ड एज सीनियर, तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वर होती हैं इसकी दूसरी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसको ऑब्जर्व करती हैं कि भाई क्या इसमें ये जो इनका जो मीटिंग्स होती है उसमें भी ये पार्ट लेती हैं, उसमें भी ये अपना इनका पार्टिसिपेशन होता है। बिकॉज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन हैज़ 3 ऑफिशियल ऑब्जर्वर्स। तो ये जो ऑफिशियल ऑब्जर्वर्स हैं ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हर बार जो इनकी मीटिंग्स होती हैं
होस्टिंग कंट्री में जैसे पेरू में हो रही है, तो वहाँ पर ये तीनों ऑब्जर्वर्स के भी लीडर्स वहाँ या इनके जो हेड होंगे वो भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और जो इफेक्ट है वो सारा मॉनिटर और एनालिसिस का काम इनका ही है, ऑब्जर्व करने का कि भाई क्या कितना इफेक्टिव हो रहा है। तो दी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन सेक्रेटेरियल मीन्स जो हमारी आसियान है, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे तो आप इकोनॉमिक्स में आपको जो है ये इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दी पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन काउंसिल, फिर तीसरी है दी पैसिफिक आइलैंड्स फोरम सेक्रेटेरियल। तो ये तीन जो हैं इसके ऑफिशियल ऑब्जर्वर्स हैं जो मीटिंग्स में जाते हैं और इनको पूरी एक्सेस होती है कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है मांगने की, उसको देखने की, ऑब्जर्व करने की, उसको एनालिसिस करने की, इनको पूरी पावर्स होती हैं। सो दीज ऑब्जर्वर्स पार्टिसिपेट इन एपीसी मीटिंग्स एंड हैव फुल एक्सेस टू डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दीज मीटिंग्स। द ऑब्जर्वर ग्रुप्स provide partnership, expertise, and insight that assist APEC to attain its goals and implement its initiative together. APEC economies represent over 1/3 of the world's population. अब देखिए यहाँ पर इनको डॉक्यूमेंट्स की तो एक्सेस है, बट दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर ये 40% जो है ग्लोबल पॉपुलेशन है। इन इसके अंदर 40% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो किसका पार्ट है? एपीसी का ऑलरेडी वो पार्ट है। उन कंट्रीज के अंदर जो पॉपुलेशन है 21 कंट्रीज के, वो ऑलरेडी 40% है टोटल पॉपुलेशन का। और जीडीपी का, ग्लोबल जो जीडीपी है उसका आधा है, 50%। 50% जो जीडीपी है पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल, वो कहाँ है? एपीईसी के अंदर है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप देख लेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं पिलर्स। 3 पिलर्स, ये एक इसका इम्पॉर्टेंट जो है इसका पार्ट है। 3 पिलर्स इसके बेसिकली कुछ गोल्स हैं जो कि एक सर्टेन जो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए ये कुछ इनके जो हैं 3 की एरियाज़ हैं जिन पर फोकस करके ये उन ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको ये बोगोर गोल्स बोलते हैं। बोगोर एक जो है जगह है इंडोनेशिया में, ठीक है। तो इसलिए जब इंडोनेशिया में मीटिंग हुई 1994 में, तो वहाँ पर जब ये मीटिंग हुई तो वहाँ पर इनको की प्रिंसिपल्स इनको माना गया है। इन 3 जो चीज़ों को, ये जो 3 चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन से आप समझ रहे होंगे कि ट्रेड पर जो भी जिस भी तरीके की जो बैरियर्स हैं या फिर जो ऑब्स्टेकल्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उनसे मुक्त होना, ठीक है। बिजनेस फैसिलिटेशन, यह भी हम देख लेते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें। अब 3 पिलर्स के बारे में बात करेंगे। दी बोगोर गोल्स आर सेट ऑफ गोल्स, मतलब ये कुछ गोल्स हैं अडॉप्टेड बाय द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपीईसी इन 1994। तो जैसा मैंने कहा कि 1994 मीन्स 1994 में जब इंडोनेशिया में ये मीटिंग हुई, ठीक है, 1994 में, द गोल्स वर अडॉप्टेड बाय द एपीसी लीडर्स। तो वहाँ पर जो लीडर्स थे, अब जैसे ये फिगर है यहाँ पे, ये जो लीडर हैं ये सबसे बड़ी इसमें हायरार्की में सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन है जहाँ पर लीडर्स मीटिंग करते हैं होस्टिंग कंट्री में जा कर के। फिर उन्हीं लोगों ने ये 1994 में जो इसमें लीडर रहे होंगे उन्होंने इंडोनेशिया के बोगोर में ये मीटिंग कंडक्ट की और वहाँ पर ये कुछ 3 जो इनके की फीचर्स हैं उनको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। एंड आर कंसिडर्ड फाउंडेशनल टू एपीसी विजन। एपीसी के ये मतलब ये क्या है, एक तरीके से इसके की प्रिंसिपल्स हैं। इनको मतलब इन पर काम किए बिना, इन पर फोकस किए बिना, इन पर एम्फसाइज किए बिना उन गोल्स को अचीव नहीं किया जा सकता जो इनके लीडर्स की मीटिंग्स में डिसाइड होते हैं। APEC has developed 3 pillars to achieve these goals, including trade and investment liberalization and business facilitation to achieve free and open trade and investment in the Asia Pacific Economic Cooperation
works in three broad areas to meet the Bogor goals of free and open trade and investment in the Asia Pacific by 2010 for developed economies. मतलब अब जो इसमें developed economies हैं, जो 21 मेंबर्स हैं, उसमें जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनमें ये गोल जो है 2010 तक प्राप्त कर लिया जाएगा, और जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें ये 2020, मतलब अतिरिक्त 10 साल जो हैं और उसमें लगेंगे उनको प्राप्त करने में, वहां तक पहुंचने में। तो ये जो इनके गोल्स हैं, जो बोगोर गोल्स हैं, ये क्या कहलाते हैं? इनके 3 पिलर्स कहलाते हैं बोगोर। ये इंडोनेशियन लैंग्वेज में है शायद। नाउ APEC फोकसेस ऑन 3 की एरियाज। सबसे पहला, जैसे मैंने बताया, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन। तो ये आपको लिबरलाइजेशन से समझ आ रहा होगा कि ये एक तरीके का जो है मतलब फोर्सेस से या ऑब्स्टेकल से मुक्त होने का एक कुछ बात की जा रही है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन क्या है? Trade and investment liberalization reduces and eventually eliminates tariff and non-tariff barriers to trade and investment. तो जैसा हमने ऊपर भी स्टडी किया, इंट्रोडक्शन में भी हमने बात की कि नॉन टैरिफ एंड टैरिफ बैरियर्स होते हैं, जो कि प्रोटेक्शनिज्म की थ्योरी है। आपने इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंसिस में आपने पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनेगी। तो प्रोटेक्शनिज्म में जो है वो क्या होता है कि वो कंपटीशन कम करता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर वो जो स्थिति है वो प्रोड्यूसर के लिए तो हो सकता है बेनिफिशियल हो, बट वो कंज्यूमर के लिए, हाउस होल्ड के लिए वो बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। जितना ज़्यादा कम कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा प्राइसेस जो हैं वो मार्केट में ज़्यादा होंगे, और जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी उसमें कम होगी। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा कंज्यूमर्स के लिए। सो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन रिड्यूसेस एंड इवेंचुअली eliminates tariff and the non-tariff barriers to trade and investment. Protectionism is expensive because it raises prices for goods and services. तो जैसा मैंने कहा कि प्रोटेक्शनिज्म जो है वो क्या करता है, कंपटीशन को जो है होने नहीं देता है, उसमें एक बाधा है, वो ऑब्स्टेकल है। तो उससे क्या होता है, प्राइजेस जो हैं ज़्यादा होती हैं, चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, तो लोगों को जो है उतना चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि उन्हें ख़राब चीज़ों के लिए, कम क्वालिटी के लिए भी ज़्यादा प्राइजेस देने पड़ेंगे। दस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिबरेशन focuses on opening markets to increase trade and investment among the member economies. तो जो 21 कंट्री हैं उनमें क्या होगा कि ये आपस में एक दूसरे से जब ट्रेड करेंगी, इंटरनेशनल ट्रेड में आएंगी यूनियंस के अंदर, तो उसमें क्या होगा कि आपस में एक दूसरे का सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, और उस पर ड्यूटी होंगी तो बहुत कम होंगी। या जैसे हम यूरोपियन जो ट्रेड यूनियन है, जो सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है मॉडर्न इकॉनमी में, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ड्यूटीज़ नहीं है, ठीक है। तो अगर है भी तो बहुत कम है। एक जो कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन ट्रेड यूनियन के अंदर, वो दूसरी इकॉनमी में आराम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं उनके साथ। तो यही जो है कंपटीशन को जो है ज़्यादा बढ़ावा देता है, जिससे कि कंज्यूमर को हमेशा जो है लास्ट में कंज्यूमर को उससे फ़ायदा होता है। रिजल्टिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर APEC मेंबर इकॉनमीज एंड इंक्रीज्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल। तो जैसा मैंने बताया कि स्टैंडर्ड जो है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है लोगों का बढ़ता है उससे। जब कॉम्पिटिटिवनेस होगी मार्केट के अंदर, जितना ज़्यादा मोनोपोली होगी, तो मोनोपोली प्रोटेक्शनिज्म में आम बात है। प्रोटेक्शनिज्म कहता है कि भाई आप ड्यूटी लगा दो, टैक्सेस लगा दो, या फिर कुछ और पॉलिसीज इस तरीके की बना दो कि लोग जो हैं इतने ज़्यादा एक्सेसिबल ना हो पाए दूसरी चीज़ों के लिए। जैसे 1991 के पहले हमारी इकॉनमी जो है क्लोज इकॉनमी कहलाती थी, फिर उसके बाद न्यू लिबरल पॉलिसी आई। लिबरलाइजेशन के अंदर हमने जो है वर्ल्ड के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को उसका क्रेडिट दिया जाता है। वो प्रोफेसर हुआ करते थे पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में शायद, तो वहाँ से उनको बुलाया गया, उन्होंने पॉलिसी वगैरह ड्राफ्ट की। फिर उसके बाद न्यू लिबरल पॉलिसी हमारी आ गई 1991 में। तो जो हमारा घरेलू जो व्यापार था, जो GDP थी, वो हमारा कॉम्पिटिटिवनेस जो है फेस नहीं कर पाया।
और उसने काफ़ी टाइम तक स्ट्रगल किया, फिर आते आते जो छोटे जो उससे जो व्यापार थे, हमारा जो देशी व्यापार था, वो बिल्कुल एकदम मार्केट से ड्राइव आउट हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। प्रोटेक्शनिज्म आप जरूर पढ़ें, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंसेस की। तो उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, तो लिबरलाइजेशन का मतलब यह है कि कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जाए, बट मेंबर इकोनॉमीज के बीच में, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से भी आकर के वहां पर डंप कर रहा है। दूसरा पॉइंट है बिजनेस फैसिलिटेशन। Business facilitation focuses on reducing the cost of business transactions, improving access to trade information, and aligning policy and business strategies to facilitate the growth and free and open trade. Essentially, business facilitation helps importers and exporters in Asia Pacific meet and conduct business more efficiently, thus reducing the cost of the production and leading to increased trade, to increase यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, हाँ, टू इंक्रीज ट्रेड, चीपर गुड्स एंड सर्विसेज एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ड्यू टू एन एक्सपेंडेड इकोनॉमी। एक्सपेंडेड इकोनॉमी का मतलब यही है कि अब यहाँ पर एक कंट्री का जो है यहाँ पर इकोनॉमी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म की जो थ्योरी है वो काम नहीं कर रही है, जो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, सभी जो हैं एक समान ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इकॉनमी जो है एक्सपैंड हो गई है, दूसरी कंट्रीज तक भी पहुँच रहा है आपका सामान जो है, बिना किसी डिफ़िकल्टी के, बिना किसी जो है ड्यूटी के, बिना किसी टैक्सेस वगैरह के। तो ये फ़ायदा होता है ट्रेड यूनियंस का। ठीक है, तो बिजनेस फैसिलिटेशन में यही है कि आपस में एक दूसरे की, जैसे मान लीजिए कि इंडिया के अंदर जैसे जो सबसे ज़्यादा जो प्रीमियम चीज़ें दुनिया में बनती हैं वो कहाँ बनती हैं, जापान में बनती हैं। ठीक है, अमेरिका भी, यूएसए भी उसको कम्पीट नहीं कर सकता है। ठीक है, इस तरीके की जैसे कोई पेन है तो जो जापान है वो पेन के ऊपर भी बहुत रिसर्च करेगा। दुनिया में सबसे महंगा जो डेनिम है, जो जिससे जींस और जैकेट्स बनती हैं, वो सबसे महंगा डेनिम दुनिया में जापान के पास है। क्यों? क्योंकि जापान हर चीज़ पे बहुत रिसर्च करता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो बहुत ज़्यादा अपना एम्फसाइज करता है, फोकस करता है। ठीक है, तो जब आप उसके साथ ट्रेड यूनियन करेंगे तो आपके लोग वहाँ जाएंगे, उनको वो ट्रेनिंग देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो भी आपके इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंसेस का पार्ट हो गया। तो जब वो ट्रेनिंग देगा तो वो जो टेक्निक्स हैं वो आपको भी लाभान्वित करेंगी। ठीक है, तो आप भी यहाँ पर आप हाई क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे जापान की कंपनीज हैं, जैसे कैनन है, और जैसे कि सुजुकी है। ठीक है, या फिर आप देख लें होंडाई है। तो ये कार की कंपनीज हैं। जैसे जॉइंट वेंचर चला करता था हीरो होंडा का, अब वो जॉइंट वेंचर काफ़ी साल तक चला, फिर वो उसके बाद टूट गया। जैसे मारुति सुजुकी है। ठीक है, तो ये क्या है, सुजुकी एक जापानीज कंपनी है और मारुति एक जो है इंडियन कंपनी है, उन्होंने जॉइंट वेंचर कर लिया, तो ये एक इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। फिर उसके बाद ये क्या हो गया, आपस में बिजनेस फैसिलिटेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। लोग यहाँ से वहाँ ट्रेनिंग लेने के जा रहे हैं, वहाँ से वो लोग यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये इसी का पार्ट है। टेक्निकल कोऑपरेशन इसे कह सकते हैं, बिजनेस फैसिलिटेशन बोल सकते हैं। नाउ द थर्ड एंड द फाइनल लास्ट पॉइंट इज दैट इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन, इकोटेक, जैसा हमने ऊपर ये डायग्राम में इसमें हमने देखा, ये देखिए कमेटी ऑन इकोटेक। तो ये जो है इसका ये जो है इसमें सेक्रेटेरियल लेवल का एक पार्ट है, जहाँ पर ऑफिशियल्स जो हैं, जो हायर ऑफिशियल्स हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, वो जाते हैं वहाँ देखने के लिए कि भाई किस तरीके से ये सब काम हो रहा है। या आपने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लोग काम करते होंगे, शायद उनको वो ऑलरेडी जो है इससे वाकिफ़ होंगे, रूबरू होंगे। नाउ कम टू दी let's back to the point. Ecotech is dedicated to providing training and cooperation to build capacities in all APEC member economies to take advantage of global trade and new economy. This area builds capacity at the institutional and personal level to assist APEC member economies and its people gain the necessary skills to meet their economic potential. तो इसका सीधा सीधा मतलब वही है कि एक जगह से दूसरी लोग जाते हैं और वो एक दूसरे को ट्रेन करते हैं। जैसे
अभी हम अगर डिफेंस में बात करें तो इंडियन आर्मी जो है वो अमेरिकन आर्मी के साथ ट्रेनिंग करती है। अमेरिकन आर्मी को भी उससे एडवांटेज मिलता है क्योंकि उनके देश जो है एक ठंडा देश है, तो उनको वियतनाम जो वॉर है उन्होंने इसलिए हारी क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट थी, ह्यूमिड था, मॉइस्चर था, उसकी वजह से उसको वो लॉस कर गए। अब इंडियन आर्मी के साथ जब वो लोग ट्रेनिंग करेंगे तो वो हमारे स्किल सीखेंगे कि जब ज़्यादा मॉइस्चर ह्यूमिडिटी का जब एरिया हो तो उसमें कैसे सरवाइव करना है। तो वो चीज़ वो हमसे सीखेंगे, हम लोग उनसे सीखेंगे कि भाई जो ठंड है या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर माइनस में ही टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर कैसे सरवाइव करें। तो ये सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं। नाउ एक लास्ट पेज इसमें और रह गया बहुत ही छोटा सा, उसके बाद हम क्लोज कर देते हैं। ये हो गया हमारा APEC 2024 जो कि पेरू में है। हम ऑलरेडी ये ऊपर जो है बात कर चुके हैं कि पेरू जो है 2024 की होस्टिंग इकॉनमी है APEC की। तो इसका जो बेसिक जो थीम है वो क्या है, एम्पावर है, इंक्लूड, इंक्लूसिवनेस, ग्रो। ठीक है, चलिए पढ़ ही लेते हैं इसको। पेरू विल चेयर APEC फॉर थर्ड टाइम इन 2024 आफ्टर होस्टिंग इन 2008 एंड 2016। तो पेरू ने 2008 में, फिर उसके बाद 2016 में, और उसके बाद इन्होंने 2024 में ये अब कर रहा है जो कि 25 अगस्त तक चलेगा। नाउ देयर होस्ट ईयर विल इंक्लूड ओवर 160 मीटिंग्स। Their host year will include over 160 meetings across 5 cities। तो पेरू में 160 मीटिंग्स जो हैं होनी है 25 अगस्त तक। तो ये 15-20 दिन मतलब लगातार जो हैं चलती हैं। ठीक है, कुछ कुछ इंटरवल्स वगैरह होते होंगे, एग्जैक्ट मेरे पास डेटा नहीं है इस चीज़ का, आप इसकी वेबसाइट से जा करके कलेक्ट कर सकते हैं। सो वी आर ग्रेटफुल टू पेरू फॉर देयर लीडरशिप एंड लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद पेरू एंड अदर इकोनॉमीज टुवर्ड सक्सेसफुल आउटकम्स ड्यूरिंग APEC 2024। तो पेरू का जो APEC का जो 2024 का जो है जो थीम है, एम्पावरमेंट है, इंक्लूसिवनेस है एंड ग्रोथ है, एंड इट एनकम्पसेस 3 प्रायोरिटीज। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फॉर इंक्लूसिव एंड इंटरकनेक्टेड ग्रोथ, मतलब इंक्लूसिवनेस उसमें होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इंटरकनेक्टिवनेस होनी चाहिए, इनोवेशन एंड डिजिटाइजेशन टू प्रमोट द ट्रांजिशन टू द फॉर्मल एंड ग्लोबल इकोनॉमी। इनोवेशन, तो ये आप देख लेना इस थीम का जो है एग्जैक्ट जो है मीनिंग क्या है। ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ विद रेजिलियंट डेवलपमेंट, इसका मैं बता देता हूँ। सस्टेनेबल ग्रोथ तो आप जानते ही हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ क्या है, और रेजिलियंट का मतलब क्या है। रेजिलियंट का मतलब है कि जो छोटे छोटे जो ऑब्स्टेकल्स या शॉक्स और जो जो इकॉनमी में, अर्थव्यवस्था में जो छोटी छोटी मतलब प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं, जैसे कभी हमारा जो है रुपया कम हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, कभी हमारी ग्रोथ जो है कम होती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। तो ये छोटे छोटे जो हैं उतार चढ़ाव जो फ्लक्चुएशन आती रहती है, उन शॉक्स को मतलब उन शॉक्स को ये कैसे उससे कैसे प्रभावित होती है, तो उसी को हम रेजिलियंट डेवलपमेंट कहते हैं। तो धीरे धीरे हर अर्थव्यवस्था अपने हिसाब से इन शॉक्स को एब्जॉर्ब करती है, हैंडल करती है, उन्हें टैकल करती हुई फिर आगे डेवलपमेंट की तरफ मूव करती जाती है। यही रेजिलियंट डेवलपमेंट होता है। ठीक है जी, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास से, इस सेशन से, इस लेक्चर से ज़रूर मदद मिलेगी। इस APEC ऑर्गेनाइजेशन को समझने में मैंने पूरा प्रयास किया है। नाउ मैं चाहूँगा कि आप कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड हो, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन से, तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा जल्दी। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।